1964 तक नहीं 66 तक बल्कि विदेशी अंग पर हम जीते रहे हैं। 64 में उन्होंने नारा दिया था, 65 के युद्ध में उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उसका परिणाम यह हुआ कि एक व्यक्ति की उस प्रेरणा का परिणाम यह है कि तब हमारे पास 60 करोड़ की आबादी थी, हम उसका पेट नहीं भर पाते थे। आज हमारे पास 1 अरब 3 करोड़ की आबादी है और 1 अरब 3 करोड़ का पेट भी भर रहे हैं और लाखों टन गेहूं हमारा आप देखिए चारों तरफ चल रहा है, जिनके ऊपर छाया भी नहीं कर सकती सरकार, जिनको गोदामों में रखना तो दूर रहा, भंडार गृह में रखना तो दूर रहा, ऐसे खेतों में अलानिया पड़ा हुआ उनके ऊपर यानी तालपत्री भी नहीं है जिससे वो वर्षा से बच सके, धूप से बच सके, हवा से बच सके, शीत से बच सके। लाखों टन हमारा चल रहा है। ये हमारे किसानों की देन है, उनकी मेहनत का परिणाम है और उस महापुरुष की प्रेरणा का परिणाम ही है। लेकिन आप जानते हो आज क्या हो रहा है? आगे हो रहा है गेट समझौता भारत में आज नया नहीं है, 1948 में पहली बार किया गया था कि यहाँ के वो निवासी विधर्मी वंदे मातरम गीत गाने में भी शर्म करते हैं, उसका भी विरोध करते हैं और हमारी सरकार कहती ठीक है वंदे मातरम निकाल देंगे प्रार्थना से। जो वंदे मातरम का नाद करते हुए हमारे नौजवान फांसी पर चल गए हंसते हंसते अपना बलिदान कर दिया हंसते हंसते, आज वंदे मातरम गाना स्कूलों के लिए मना कर दिया गया क्योंकि ये दूसरे धर्म वाले इसका विरोध करते हैं। कहाँ है राष्ट्रवाद आपके जीवन में? कहाँ है राष्ट्रीय संस्कार आपके जीवन में? कहाँ है भारतीयता आपके जीवन में? जब भारतीयता ही नहीं है, राष्ट्र प्रति निष्ठा ही नहीं है, तो आपके नागरिक भला अपने देश का उगाया हुआ 7 रुपए किलो गेहूं क्यों खाएंगे? तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए 4 रुपए किलो गेहूं खाएंगे। हमारे देश के किसानों ने गन्ना का उत्पादन किया और हम विदेशों में 8 आने किलो के हिसाब से अपने चीनी बेचते रहे अब तक 8 आने किलो, और भारत के लोगों को 16 रुपए किलो चीनी मिलती है। वही विदेशी मुद्रा कमाने के लिए सरकार 8 आने किलो चीनी बाहर भेजती रही है। लेकिन अब क्यूबा कह रहा है कि हम भारत को 7 रुपए किलो चीनी देंगे। क्या समझे? अब आप बताइए हमारे देश के नागरिक क्यूबा का 7 रुपए किलो चीनी खाएंगे या यहाँ का 16 रुपए किलो चीनी खाएंगे? आप लोग सोचिए तो जरा। हम सब गौ माता को माता मानते हैं। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि एक जवान ने, मंगल पांडे जिसका नाम था, उसको यह पता चला कि गऊ की चर्बी से बना हुआ है वो कारतूस की गोली के ऊपर लगा हुआ चमड़ा। उसने एक आंदोलन शुरू कर दिया, क्रांति आ गई उसके बदले में। और यहाँ पर एक मैकडॉनल्ड नाम की संस्था आई है जो इंग्लैंड और अमेरिका देशों में, उसमें कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो बिना गऊ के मांस का बनता हो, बिना गऊ मांस का बनता हो, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। इसके लिए तो विदेशों में उसके ऊपर मुकदमा चलाकर यह प्रमाणित किया गया है। और वो गऊ मांस से बने हुए पदार्थों को खाने के लिए हमारे हिंदू समाज के लोग मैकडॉनल्ड में भोजन करना पसंद करते हैं। इनडायरेक्टली सब गौ मांस खा रहे हैं इस समय। आप बताइए अस्पताल का स्थान कहाँ रह गया? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अभी कल भी मैं आप लोगों से मिलूंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन आप सोचिए कि आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, आपकी राष्ट्रीय व्यवस्था कहाँ जा रही है, आपकी धार्मिक स्थिति कहाँ जा रही है, आपके मानचित्र कहाँ जा रहे हैं, आपके अस्मिता के बिंदु कहाँ जा रहे हैं? क्या आप में भारतीय राष्ट्रवाद की कोई गतिविधि है? यदि सत्य पूछिए तो ये जो हमारा जन जागृति महाअभियान है, ये भारतीय जनता ने भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उसे जागरूक करने के लिए हम चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको भक्ति और अन्य बातों के लिए प्रेरित करना नहीं है, तो आप लोग कर ही रहे। हजारों महात्मा भारत में घूम रहे हैं, अपने अपने स्थानों पर भक्ति का, भागवत पुराण का, रामायण की कथाएं आपको सुना रहे हैं। इसके लिए हमें 100 महात्मा साथ लेकर के 150 महात्मा साथ लेने की यहाँ से आसाम तक जाने क्या जरूरत थी? यहाँ तो आज जिनको भागवत का एक शुद्ध श्लोक बोलना नहीं आता, वो भी भागवत और वेदांत की कथा करते हैं, तो 50-50 हजार हिंदू जनता अज्ञानी और मूर्खों की तरह बैठकर उनकी बात सुनती है। उसको क्या पता श्रीमद् भागवत का क्या महत्व है?
और क्या स्वरूप है उसका। हमारे यहाँ विद्वानों की सभा में कहा जाता है विद्यावताम भागवतम परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत की व्याख्या से की जाती है। लेकिन जिसने संस्कृत का एक शब्द भी नहीं पढ़ा है आज वो भी भागवत की कथा करता घूम रहा है। अब तो भागवत की कथा बाजे से होने लगी, तबले से होने लगी, और कृष्णा क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी का उस पर हो रही है और हजारों की तादाद में लोग सुन रहे हैं। हमें इतने संत मंडली लेकर चलने की क्या जरूरत थी? यदि वही कुछ हमें सुनाना था तो हम भी जहाँ कथा करते हैं 20-20 हजार आदमी आते हैं, सुनते हैं, मेरी बात भी सुनते हैं। आप लोग आजकल शायद सुन रहे होंगे आस्था पर 6:30 बजे शाम को मैं बोलता हूँ, 6:30 बजे 7 बजे तक राष्ट्र दर्शन के ऊपर रामायण और गीता आरती व्याख्या कर रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय, हम जो यहाँ पर इतना बड़ा समाज लेकर के आए हैं, जो भारत में चलने का व्रत लिया है, तो केवल राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रतिष्ठित करने के लिए। यदि भारतीय राष्ट्रवाद आपके जीवन में प्रतिष्ठित नहीं हुआ, इस राष्ट्र के प्रति आप आस्थावान नहीं बने, तो आप धर्म के प्रति, राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा। राष्ट्र विखंडित हो गया, जहां से हिंदू धर्म का प्रारंभ हुआ था वो सिंधु घाटी, वहां जाकर भागवत की कथा कोई सुना कर आओ हम जाने क्या बहुत बड़ा महात्मा और बहुत बड़ा विद्वान है। वहां क्या इस्लाम है, वहां तो आप भागवत की पोषण भी लेकर नहीं जा सकते, कथा सुनाना दूर की बात है। तो जहां राष्ट्र है वहीं धर्म रह सकता है, जहां राष्ट्र नहीं है वहां धर्म नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र रक्षा के लिए आप लोग तत्पर होइए। हमारे स्वामी वामदेव जी महाराज ने ये 3 वाक्य लिखाए हैं यहाँ आपके क्या, पहले राष्ट्र रक्षा, फिर धर्म रक्षा, फिर गो रक्षा का स्थान। इसलिए आप लोग इस सत्य को समझें, मेरी बातों पर विचार करें और फिर कल मिलेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम कृष्ण। आज आपके शहर में ये गंगा उतर आई है, आओ आओ स्नान करो, दर्शन करो, दर्शन